आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, पर एक वो राजनेता होने के बाद भी समाज सेवक ज्यादा हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। थैंक यू। अभिषेक जी, जो आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपकी जो एम्बुलेंस चलते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। केवल एम्बुलेंस नहीं है वो, क्योंकि कौन आएगा, किससे मिलेगा, फिर एम्बुलेंस से उसको भोपाल भेजना, फिर वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करके हॉस्पिटल्स में एडमिट कराना, वहाँ रुकने की व्यवस्था करना, लोगों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना, एक बड़ा सेटअप इसके पीछे काम करता है जी। इसकी शुरुआत पिछले 2 साल पहले हुई थी, 3 साल हो गए लगभग उसको। हुआ ये था कि जब कोरोना का काल समाप्त हुआ, कोरोना ख़त्म हुआ जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई जिनकी सुविधा हमारे यहाँ सागर में अवेलेबल नहीं थी जी। और अगर होती भी थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी कॉस्टली वो सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था प्लान की और उस प्लानिंग के तहत हमने एम्बुलेंस, एक थीम हम लोगों ने पहले पूरा बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस हुई कि लोग आएंगे, कहाँ संपर्क करेंगे, क्या हमें रोज़ एम्बुलेंस चलानी पड़ेगी, ऐसे टाइम में तो ऐसा होगा कि कोई भी आएगा, कभी भी आएगा और चीज़ें मांगेंगी। तो हमने कुछ चीज़ें उसमें पॉलिसी बनाई अपनी कि संडे को हम एम्बुलेंस यहाँ से चलाएंगे और जो मरीज़ हमारे घर पर आएगा वो पहले हमसे कांटेक्ट करेगा या सीधा भी आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि संडे को दोपहर 12 बजे तक हम लोग सारे मरीजों को एकत्रित कर लेंगे और फिर यहाँ से अपनी गाड़ी से भोपाल भेजेंगे। अब आप ये देखिए कि पूरा सेटअप कैसे काम करता है कि पहले लोग हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन लगाते हैं, हमारी जो हेल्पलाइन है या पर्टिकुलर नंबर पर फ़ोन लगाते हैं जी, तो उनको हम लोग संडे का बोल देते हैं कि आप संडे को आइए। तो यहाँ पर हमारी एक टीम रहती है जो उन पेशेंट्स और उनके साथ आने वालों के साथ डील करती है। उनका पूरा डिटेल लिखा जाता है, उनकी बीमारियां लिखी जाती हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे जाते हैं। फिर बाकायदा थोड़ा और इंतज़ार करने के बाद, चूँकि सभी मरीज़ एक साथ नहीं आते हैं, 1-2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आते हैं, तो सारे लोगों को यहाँ पर बैठा के नाश्ता वास्ता करा के, पानी वानी सारी चीज़ें, फिर हम अपनी गाड़ियों में यहाँ पर उनको बिठाकर यहाँ से भोपाल लेकर जाते हैं। भोपाल में जो माननीय मंत्री जी का बंगला है, पिताजी का जी, शासकीय, उस बंगले में आप कभी जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर 1 या 2 कमरे ही हैं जो प्राइवेट कहना चाहिए, बाकी तो हमारे पूरे घर में क्षेत्र के लोग ही रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों में से कोई नहीं रहता। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग कमरे बना रखे हैं, हॉल बना रखे हैं, किचन बना रखा है, जो केवल हमारे यहाँ से जाने वाले मरीज, तो यहाँ से जो लोग जाते हैं वो आपके बंगले पर रुकते हैं? बंगले पर रुकते हैं वो डायरेक्ट, क्योंकि रात में पहुँचती है गाड़ी हमारी जी। तो वहाँ पर रुकना, वहाँ पर फिर एक टीम उनको अटेंड करती है बाकायदा, वहाँ पर उन सभी की एंट्रीज होती है और फिर उनको रुकने की, सोने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हम वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। फिर दूसरा दिन जब मंडे का दिन आता है तो सुबह 9 बजे सभी मरीज और उनकी जो परिजन होते हैं उनको रेडी करवाया जाता है और उनके जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर कंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर उनको देखता है, उनकी जांचें करता है, अगर दवाइयाँ देकर वापस भेजना होता है तो भेज देते हैं, जिसको एडमिट करना होता है तो अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवा देते हैं। इन सारे लोगों के साथ हमारी टीम जाती है कि डॉक्टर से मिलने और बताया जाता है। तो और फिर जब जितने लोग वहाँ पर एडमिट होते हैं उनके लिए वहाँ एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, जिसमें उनका इलाज भी है, अगर ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन भी है, तमाम सारी चीज़ें, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों की तरफ से वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत करके। कुछ हॉस्पिटल्स हम लोगों को मिले हैं भोपाल में, सागर में, जो अच्छे हैं, जो खुद भी समाज सेवा स्वयं की तरफ से भी करना चाहते हैं। अब आप जानते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बजट बहुत ज़्यादा जाता है। आयुष्मान भारत के माध्यम से बहुत मदद होती है और सीएम साहब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद हम लोगों को इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग अपने निजी स्तर पर करते हैं जी, कहते हुए खुशी ये होती है कि अगर हमने कहा है कि निःशुल्क हम कराएंगे तो जो व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे माध्यम से जाता है,
तो उसकी पूरी गारंटी हम लोग लेते हैं कि अगर उसको ब्लड भी अरेंज होना है तो वो भी हम कराएं, दवाइयाँ अरेंज होनी है तो वो भी हम कराएं, अगर उसका ऑपरेशन होना है उसका भी हम ऑपरेशन कराएं। आप ये मानकर चलिएगा कि अभी तक 3 साल में 3,000 से ज़्यादा मरीजों के इलाज हम लोग अभी वहाँ पर भोपाल में करा चुके हैं लोगों के। और आज ही हमारे पास एक डिटेल आई थी लगभग कि 10 करोड़ रुपए के लगभग की मदद माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केवल मरीजों के लिए हम अपने क्षेत्र के दिला चुके हैं। आयुष्मान और व्यक्तिगत तौर पर ये सारी चीज़ें अलग हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा सेटअप इसके पीछे काम करता है, एक बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम जो स्वयं भी इन चीज़ों में रुचि रखते हैं। भगवान की कृपा से हम लोगों के पास है, उसी टीम के माध्यम से, ऐसे लोगों के समर्पण के माध्यम से जो 24 घंटे मरीजों की सेवा में, मतलब जैसे उनका कोई फैमिली मेम्बर आया हो, यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो यहाँ भी और भोपाल में भी एज अ फैमिली मेम्बर वो लोग ट्रीट करते हैं और उनकी तमाम व्यवस्थाएं कराने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम इस पूरे ऑपरेशन के पीछे काम करती है और बड़ा ही संतुष्टि का काम है। कई बार हमने देखा है गांव देहातों में जाकर जब हम लोग घूमते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं लेकिन इलाज नहीं करा पा रहे। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो उनके पास पैसा ना होना सबसे बड़ा कारण ये जी। और दूसरा छुपाते भी हैं, खासतौर से महिलाएं बीमारियों को छुपाने का काम करती हैं अपनी। वो तो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के घर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। तो दोनों कारणों से उनकी जो छोटी बीमारी है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे असाध्य रोगों में बदल जाती है। इस टाइम हमारे यहाँ पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़कर उसको देखता हूँ, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आप ये मान के चलो हफ्ते में अगर हमारे यहाँ से 40 पेशेंट जा रहे हैं भोपाल, तो 15 से 20 पेशेंट केवल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ही भोपाल जाते हैं जी। ये कैंसर उनका 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, ये जब अपन उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि अब ये कैंसर 3rd और 4th स्टेज में पहुंच गया। अब जब हम उनसे बात करते हैं कि आप इतना लेट क्यों किया, तो कई लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं अब भैया हमने सोचा कि सामान्य बीमारी है, दर्द हो रहा है, तो गांव में हम गोलियां खाते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पैसे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो जब ये पूरा हम लोगों ने सिनारियो लंबे समय से, चूंकि ये बहुत पहले से चल रहा है, एम्बुलेंस वाला सिस्टम हमने अभी शुरू किया, लेकिन इलाज करवाने का काम तो लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए। कोई व्यक्ति आता था तो माननीय मंत्री जी अपनी व्यवस्था से उसका इलाज पूर्व में भी भोपाल इत्यादि में कराते थे, नागपुर में कराया, मुंबई, भारत देश में कहीं भी कोई व्यक्ति एडमिट होता है हमारे क्षेत्र का तो हम उसकी पर्याप्त मदद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये एम्बुलेंस वाला जो है ये विगत 3 सालों से शुरू हुआ, क्योंकि इसमें भी कई लोगों को परेशानी आती थी कि जैसे हमने किसी से कहा कि आपका ट्रीटमेंट अगर सागर में नहीं हो पा रहा तो आपको भोपाल जाना चाहिए। उस व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं है कि वो 1000 रुपये लगा के भोपाल चला जाए। सही बात है। तो इसलिए ये आइडिया दिमाग में आया था कि क्यों ना हम खुद ही अपनी तरफ से एम्बुलेंस चलाएं और एक दिन अपन ऐसा डिसाइड कर लें कि यहाँ से मरीजों को ले जाकर हम भोपाल में रखेंगे। आप देखना भोपाल में भी जो हमारा बंगला है वो एक पूरा फैमिलियर इन्वायरमेंट में वहाँ पर लोग फील करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि किसी हम मंत्री के बंगले पर है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने घर में। बढ़िया एक गोपाल जी की रसोई के नाम से वहाँ पर रसोई है, वहाँ पर हम चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ से खाने बनाने वाले भी लगे हैं, लेकिन जब आप वहाँ का एनवायरनमेंट देखोगे तो जो मरीज जाते हैं, पेशेंट्स हैं, उनके परिजन खुद भी रोटियां बेल रहे हैं, खुद भी कुछ बना रहे हैं। और कई बार तो जब हम लोग वहाँ पर रहते हैं तो वो लोग खुद भी बना के खिलाते हैं कि भैया आज ये हमने बनाया, आप खा के देखो। तो एक पारिवारिक माहौल हमारे उस पूरे परिसर में देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि ये जो काम है राजनीति से हटके, बिल्कुल बिल्कुल, ये वास्तव में अगर लोगों का फोकस पॉलिटिक्स में होकर, सक्षम होकर अगर होना चाहिए तो इन चीज़ों पर ज़्यादा होना चाहिए कि आप कैसे किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हो, कैसे किसी लाचार व्यक्ति के काम आ सकते हो। सबसे बड़ी जिंदगी की उपलब्धि यही है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भैया आपके कारण मेरी जान बच गई। बिल्कुल, करने वाला तो ऊपर सही बात है, लेकिन अगर नीचे आपको कोई उसकी तरफ से कह रहा है कि भैया आपके कारण मेरी जान बच गई, तो ये मानकर चलना कि मैं इसको ईश्वर की कृपा मानता हूँ, कि परमात्मा की कृपा ही है कि ज़मीन पर जब लोग धन्यवाद देना तो दूर की बात, किसी भी चीज़ में
अपन कृपणता कहना चाहिए, लोग उतने ज़्यादा मतलब एहसान मानते नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन लोग कहते हैं अगर कि आपके कारण मेरी जान बच गई, तो ये पद्मश्री पद्म विभूषण से भी बड़ी नहीं, ये उपाधि हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत बड़ा काम है। हमारा तो मिशन ही है ये, क्योंकि देखिए हम रह रहे हैं तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जी। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, खासतौर से हेल्थ फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ डेवलप कर ली। लेकिन वर्तमान में जो भी मध्य प्रदेश का या भारत का मेडिकल सेगमेंट है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि बड़े असाध्य रोगों को या बड़े ऑपरेशंस को हम तहसील मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय पर ऑपरेट कर सके। उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी आपको चाहिए, और जो डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं उनके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं। और अधिकांश, जैसे आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, हार्ट सर्जन है, तो ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा मिलेंगे। हार्ट की सर्जरी, न्यूरो सर्जरी तो अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में भी पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्टर्स अभी नहीं मिल पा रहे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि हम किन चीज़ों में अभी उतने परिपक्व नहीं हुए, उतने मैच्योर नहीं हुए, उस लेवल पर नहीं आ पाए। तब हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों के लिए हम भले ही अगर इस क्षेत्र में तत्काल उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो हम उनको वो चीज़ अवेलेबल कराएं कि हम अपनी जवाबदारी पर बड़े अस्पतालों में ले जाकर उनका निःशुल्क इलाज करा सकें। हम धीरे धीरे प्रयासरत हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं अब रेहली में ही हम उपलब्ध करा सकें, लेकिन ये आने वाले समय में होगा, क्योंकि डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है। मशीन्स हम लेकर रख देंगे और बड़ा अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बना देंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर बना देंगे, तमाम प्रकार की जो मशीन्स, जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए हैं वो हम सब लगा देंगे। लेकिन डॉक्टर्स आप कहाँ से लाओगे? सही बात है। और केवल डॉक्टर्स नहीं चाहिए, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट कहाँ से लाओगे? ये बड़ी एक अभी कमी अपने यहाँ है। डॉक्टर्स बन रहे हैं अब, क्योंकि मेडिकल्स की सीट काफ़ी बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट फाउंडेशन भी डॉक्टर्स के लिए करने लगी है कि आप जब पीजी करके आओगे तो आपको रूरल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एरियाज़ में। तो जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तब हमें उपलब्धता बड़ी आसानी से हो जाएगी, तब हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा। लेकिन जब तक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हम लोगों को हो रही है, तब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। अभी हमने गड़ाकोटा में एक सिविल हॉस्पिटल की भी शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे आप ये देखिएगा कि 6-8 महीने में, अधिकतम 1 साल में, वो सिविल हॉस्पिटल अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा। तो जिन छोटी चीज़ों के लिए भी हमें सागर या भोपाल जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम यहीं अवेलेबल करा देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। खासतौर से हेल्थ को लेकर तो हम लोगों की प्राथमिकता रहती है कि हेल्थ पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अगर कुछ बिगड़ता है तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, आर्थिक लॉस हो जाएगा, किसी को कुछ अन्य चीज़ों का लॉस हो जाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में अगर कुछ बिगड़ता है तो लाइफ का लॉस होता है। तो हम ये चाहते नहीं हैं कि कोई व्यक्ति केवल गरीबी के कारण हमारे क्षेत्र में मरे। सही बात है। गरीबी के कारण अपना जीवन खत्म कर दे, या गरीबी के कारण कोई परिजन अपने परिजनों के, भाई का, पिता का, पति पत्नी का, जो भी रिलेशन, केवल गरीबी के कारण मैं ये नहीं चाहता कोई ये कहे कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारा प्रिय व्यक्ति जीवित होता। ये नहीं चाहते हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा लगता है आपको कि हमारा कोई फैमिली का व्यक्ति बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलाज नहीं करा पा रहे, अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे कहिए, हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोगों की हेल्थ सेक्टर में मदद करें। जी। इसी सारी चीज़ों को लेकर ये तरह तरह के आइडियाज़ हम लोगों को आते रहते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। उसका मोटिव केवल और केवल ये होता है कि गरीब लोगों को हम बेहतर इलाज की व्यवस्था एकदम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ये जो आपके एफर्ट्स हैं, ये एक पॉलिटिकल दायरे से हट के, मतलब ये कहना चाहिए कि एक ह्यूमैनिटी की तरफ है ना? देखिए,
पॉलिटिक्स तो आज है, कल नहीं है जी। ये तो आप मान के चलते हो। आज हम पॉलिटिक्स में, हो सकता हम कल ना हो। पॉलिटिक्स में लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप पद पर रहते हो। बिल्कुल। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में लोग तब तक याद करते हैं जब तक वो स्वयं भी जीवित रहते हैं। जब तक सामने वाला व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा, भले ही आप ना रहो, लेकिन वो आपको तब तक याद करता रहेगा जब तक उसकी बुद्धि और उसका शरीर उसका साथ देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मदद की। राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे, मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आपको भी नाम याद नहीं आएंगे कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, हमें नहीं है पता। 30 साल पहले, 40 साल पहले देश का प्रधानमंत्री कौन था, आपको नहीं है पता जी। 30 साल पहले सागर के सांसद कौन हुआ करते थे, नहीं है पता। लेकिन आप हमेशा उस व्यक्ति को याद रखोगे जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की होगी। बिल्कुल सही बात। और किसी के दिल में, किसी की यादों में अच्छे रूप से जीवित रहो, ये आपके मनुष्य योनि की सफलता है। अगर भगवान ने आपको मनुष्य योनि प्रदान की है, जिसको हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य योनि मिली जी, तो उसकी सार्थकता यही है। बिल्कुल कि सही आप बात। किसी के काम आओ, किसी की यादों में, किसी के दिल में अच्छी मेमोरी के रूप में आप जीवित रहो। जी हम ये सारी चीज़ें इसीलिए करते हैं। पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इसका लेना देना है नहीं। लाभ मिल सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन कई, जैसे कोरोना काल की हम बात करें, जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना काल, तो हमारे गढ़ाकूटा नगर से हजारों लोग निकलते थे। आपको भी पता होगा, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो कुछ समय बाद पूरे देश में भगदड़ मची जी। सारी चीज़ें बंद थी देश में। लोग अपने घरों को लौटना चाहते थे। कोई गुजरात में काम कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई राजस्थान में काम कर रहा है, अलग अलग प्रदेशों में लोग काम कर रहे थे। अब वो वापस लौट रहे हैं। आने के लिए कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। दुकानें बंद हैं, होटल्स बंद हैं, घर बंद हैं, सारी चीज़ें बंद थी। लोग अपने अपने तरीके से आ रहे थे। एक दिन मेरे पिताजी, क्योंकि लॉकडाउन सभी जगह लगा था, बाहर टहलने के लिए गए थे रात में, तो उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग ऑटो निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, और कहीं कहीं रुक रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं। तो पिताजी ने थोड़ा उसको माइंड किया कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बात की तो लोग बड़े डरे डरे से, भैया कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, कुछ पीने के लिए मिल जाएगा। पिताजी ने पूछा उनसे कि आप कहाँ से आ रहे हो। किसी ने बताया मुंबई से आ रहे हैं, किसी ने कहा गुजरात से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। किसी ने कहा पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारा रूट है जी, पश्चिम बंगाल जाने के लिए, छत्तीसगढ़ जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए। अगर मुंबई, राजस्थान, गुजरात इस तरफ से कोई आता है तो हमारे यहाँ से ही उसका रूट है। तो पिताजी ने फिर मुझे फ़ोन लगाया, कहने लगे यार इतने सारे लोग निकल रहे हैं और परेशान हैं। मैंने तो कुछ लोगों से बात की है, तो आप सोचिए कि मुंबई से आने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश जा रहा है 1500-1500 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर दूर। रास्ते में कोई उन्हें खाने के लिए नई व्यवस्था, कोई पीने के लिए नई व्यवस्था, ये लोग कैसे सफ़र कर रहे होंगे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अपन क्या कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि इनके लिए भोजन उपलब्ध करा सकें। मैंने कहा प्रयास करता हूँ मैं, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें बंद थी तो, और लोग भी डरे हुए थे जी, कोई किसी के पास ही नहीं जाता था। तब हम लोगों ने हमारे यहाँ बस स्टैंड पर कुछ यंगस्टर्स के साथ मिलकर, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिलकर हमने लंगर की शुरुआत की। राउंड द क्लॉक 24 घंटे हम लंगर चलाते थे। बाकायदा गरम खाना, पूड़ी सब्जी, अचार, पानी, ये सारी चीज़ें हम लोग शुरुआत में बनाने लगे। और जितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती थी हम उनको रोकते थे और उनको उसमें देते थे खाना। आप ये मानकर चलो कि हमने प्रतिदिन 25,000 लोगों को खाना खिलाया यहीं से। फिर एक दिन और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक दिन रात में पिताजी, चूँकि क्या हम लोग काम लगाते थे तो रात में कई बार पिताजी 2 बजे 3 बजे रात में भी आ जाते थे। एक दिन वो यहाँ पर रात में वही सी लंगर में बैठे हुए थे, मैं नहीं था वहाँ पर, मैं चूँकि दिन भर से वहीं पे था तो आके सो गया था। तो एक फैमिली निकली थी स्कूटी पर। अच्छा। हाँ, पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके पास। तो उन्होंने रोका, सभी लोग खाना देने लगे उनको, जैसा करे उसके लिए नहीं खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। क्या दूध की व्यवस्था है क्या यहाँ? पिताजी ने पूछा उनसे कहाँ से आ रहे हो आप? तो वो लोग भी मुंबई से ही आ रहे थे जी। कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद जा रहे थे वो लोग, सोचिए आप।
तो पिताजी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? कहने लगे खाना तो हम लोगों के पास है, लेकिन बच्चे को दूध देने के लिए हम लोगों के पास दूध नहीं है। और उसकी मदर तो रोने लगी। अब चूँकि सोचिए आपकी वो 2 दिन से चले होंगे, उनको कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली होगी, छोटी सी बच्ची उनके पास थी, या 1 दिन पहले चले होंगे, कुछ नहीं। लेकिन बात ये है कि उस टाइम पे भी रात में फिर पिताजी ने कहीं फिर दूध बुलवाया, गर्म करवाया, दिया। तो जब उनको दूध दिया ना, तो वो रोने लगे थे वो लोग कि ये सारे उस टाइम के बड़े कड़वे अनुभव हैं। तो फिर दूसरे दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि अब ये सारी चीज़ें भी तुम लोग साथ में रखो। तो फिर हम लोगों ने एक छोटी सी शॉप खोली निःशुल्क उसी लंगर के बाजू में, कि बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम फ्रूटी, रसना, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, दूध, जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी पूरे गड़ाकोटा में, हम लोगों ने वहाँ पे रख ली और लोगों को देना शुरू किया। ये मान के चलो कि आप वास्तव में छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों के लिए जा रहे थे, जब हम ये चीज़ें उनको देते थे तो वो अपना दुख भूल जाते थे। मतलब आप, गर्मियों का टाइम था वो जी, 45, 46, 47 डिग्री में लोग लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। वो भी मतलब बसेस अगर आप देखते, वो उन्होंने किसी ने बस की, तो बस में अगर 50 लोगों की कैपेसिटी है तो 150 लोग हैं। ट्रक आए हैं अगर, तो 80-80, 90-90 लोग ट्रक में हैं। साइकिलों से आए लोग, सोचो आप, साइकिल परचेज की उन्होंने और साइकिल चलाकर 1500 किलोमीटर की दूरी सफर तय कर रहे हैं। स्कूटी से आ रहे हैं, ऑटोज निकलते थे, वो छोटी छोटी, वो वहाँ मुंबई साइड महाराष्ट्र में चलती हैं वो टैक्सीज, ब्लैक और येलो कलर की, वो निकलती थी 50। तो एकदम बुझे हुए चेहरे, डरे हुए चेहरे, सदमे से भरे हुए चेहरे हम लोगों ने देखे। लेकिन बच्चों को जब हम लोग उनकी मनपसंद चीज़ देते थे तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। ये समय भी हमने देखा यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको ये वो बात मैंने शुरू की थी पॉलिटिक्स को लेकर, इस बात को बताने का मेरा कारण ये था, एक भी आदमी मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं था। सही बात है। एक भी आदमी, अगर वोट के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, तो एक भी आदमी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं था, एक भी हमारा जिले का नहीं था, एक भी आदमी हमारे प्रदेश का नहीं था। लाखों लोगों को 18 दिन तक हमने लंगर चलाया। 18 दिन तक, 18 दिन में जितने लोग मूव कर सकते थे उन्होंने मूव किया। हमने लोगों को जूते चप्पल देने का भी काम किया, पैदल भी निकले हमारे यहाँ से लोग, तो हमने वो भी काम किया। तो कहने का मतलब कि ये ऐसे समय है जब आप किसी की मदद करते हो तो उनके दिलों में जीवित रहते हो। जब सारी चीज़ें रोलिंग पर आ गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई, तो लोगों की वापसी होना शुरू हुई जी। जो वापस मुंबई से अपने गांव गए थे, अब वो वापस काम के सिलसिले में मुंबई लौट रहे थे, गुजरात लौट रहे थे, फिर वही रूट पड़ रहा था। तो आप ये मान के चलो कि मैंने कई लोगों को हमारे बस स्टैंड पर खड़ा होते हुए देखा और पूछते थे कि यहाँ पर लंगर शुरू हुआ था, हमने यहाँ खाना खाया था, ये हम यहीं इसलिए रुके। कई लोग, मैं उस समय कई बार जब बस स्टैंड पर रुकता था तो मुझसे भी मिले लोग, यहाँ पर आप लोगों ने लंगर चलाया था। हमने कहा हाँ, हम लोगों ने चलाया था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ये जीवन की इतनी बड़ी पूंजी है, कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी मैनर में हम लोगों ने जी काम किया है। पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना इसलिए भी नहीं है कि कोई हमारे क्षेत्र का ही नहीं था, कोई हमारे जिले का नहीं था, प्रदेश का नहीं था कि कोई हमें इसके बदले में वोट दे दे। लेकिन मानवता की सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें सारे पॉलिटिशियन से कहता हूँ कि राजनीति करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप मानवता को सबसे ऊपर रखो। हर चीज़ में वोट बैंक आपको नहीं देखना चाहिए। किसी की मदद आप कर रहे हो तो वोट के लिए करो, किसी की कोई भी काम, तो हर चीज़ में उसको मत तोलो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सामने किसी की मदद करने से हो सकता है कि आपका पॉलिटिकली लॉस हो जाए, लेकिन उसके दिल में आपके लिए जगह होनी चाहिए, उसके दिल में आपके प्रति आदर होना चाहिए। हमेशा काम वो करना चाहिए। बिल्कुल। ये जैसे कि अभी आपने बताया, जो आपने फर्स्ट वेव के समय लोगों की मदद करी, पर सेकंड वेव और भी ज़्यादा खतरनाक थी, तो उस समय पे आपने कैसे मदद करी लोगों की? उस समय दमोह के उपचुनाव चल रहे थे जी, और उसी समय लगातार फ़ोन आना शुरू हुए थे कि कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है। डेथ्स की भी खबर आने लगी थी कि डेथ होना शुरू हो गई है। फिर और ज़्यादा परिस्थितियाँ बिगड़ी
फिर खबर आने लगी कि बेड नहीं मिल रहे, फिर खबर आने लगी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, चारों ओर हाहाकार, फिर लॉकडाउन लगा जी। तब तक स्थितियां ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल पैक थे, एक भी बेड मिलना मुश्किल था, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल थी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की डिमांड काफ़ी हाई हो गई थी, उनकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, छोटी छोटी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी वो भी बाजार से गायब हो चुकी थी जी। कहीं नहीं मिलते थे, लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। अचानक ही मन में आया कि यार हम खुद जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे तो अपन ऐसा प्रयास करें कि अपन खुद एक हॉस्पिटल खोल लें, और ये हॉस्पिटल ऐसा हो जो लोगों के लिए निःशुल्क हो। क्योंकि उस समय कोविड में आप ये मानकर चलना कि 5-5 लाख रुपए के इलाज लोगों के हुए, जी बिल्कुल, ठीक भी हो गए, कुछ लोग नहीं भी हुए, लाखों रुपए 20-20 लाख 30-30 लाख लगाने के बाद भी लोग ठीक नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को। तो हम लोगों का प्लान रहा है कि अपन ऐसा करते हैं कि अपन एक हॉस्पिटल खोलते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अपन उपलब्ध कराएंगे। तो मेरी मित्रों के साथ चर्चा हुई तो सभी लोगों ने कहा कि यार भैया पागल हो गए हो क्या, हॉस्पिटल को खोलना कोई आसान बात है क्या, कितनी सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, जो चीज़ सरकार को नहीं मिल रही आप कहाँ से लेके आओगे। सही बात, डॉक्टर नहीं मिल रहे, नर्सेस कहाँ से लाओगे, स्टाफ कहाँ से लाओगे, वार्ड बॉय कहाँ से लाओगे, मेडिसिन कहाँ, सबसे बड़ी बात आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे जी। हमने कहा यार कुछ प्रयास करते हैं, और प्रयास शुरू किए। मैंने पिताजी से चर्चा की, पिताजी ने कहा करना तो चाहिए, आवश्यकता है, ज़रूरी है, लेकिन सोच लो समझ लो। उस समय मेरी हॉस्पिटल थी मित्रों की, सागर श्री, मैंने उनसे बात की, कहने लगे भैया सारी हॉस्पिटल्स फुल हैं और बेड तो बचे ही नहीं, और सारे डॉक्टर्स, एक्चुअली उनका ये मेन ये था कि वो मुझे ये बता रहे थे कि डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको जी, और सबसे बड़ी बात स्टाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी जान की चिंता थी। क्योंकि वो तो सेकेंड वेव तो ऐसी थी कि आप अगर सुबह सोशल मीडिया फेसबुक चलाओगे तो आपको किसी ना किसी की लगातार डेथ की खबर लगातार आती रहेगी, सैकड़ों की संख्या में लोग की डेथ हो रही थी। तो सबसे पहले तो मित्रों ने जो जिनको नॉलेज थी इन सारी चीज़ों की, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मना किया कि भैया रिस्क काय को ले रहे हो आप, मुझे ये पता है कि आप जब खोलोगे तो जाओगे भी, और ये सब बड़ा संक्रामक रोग है और आपकी लाइफ के लिए भी बड़ा थ्रेटनिंग रहेगा जी। लेकिन तब तक मैं मन बना चुका था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रह रही थी कि हाँ मुझे लग रहा था कि अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को, उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने अपनी पत्नी को भोपाल भेज दिया वहाँ वाले घर पर, क्योंकि हम लोग तो पूरे क्षेत्र में घूमते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, राशन पानी भी बांटते थे सभी लोग जहाँ से भी फ़ोन आते थे, तो संक्रमण का खतरा हमें लगातार रहता था, और हमारे कारण हमारे बच्चों को और परिवार वालों को संक्रमण हो जाए, क्योंकि उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो एक बड़ा रिस्क था। तो मैंने उसको भोपाल भेजा। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ, हमारे यहाँ एक वृद्धाश्रम हमने बनाया था, बागवान जी। तो बिल्डिंग बनी है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, 30 कमरे उसमें थे, एक बड़ा हॉल है और बहुत प्रॉपर तरीके से बनी थी। तो उसको हम लोगों ने चूज़ किया हॉस्पिटल बनाने के लिए। जब हम लोगों ने शुरू किया तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे हम लोगों का दिमाग गया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करो यार। फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे संपर्क के माध्यम से, इंडिया में, अब्रॉड में जितने हमारे दोस्त थे, जितने हमारे संपर्क वाले थे, सभी लोगों से, उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गया था, 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला, तो हम लोगों ने मंगाना शुरू किया। कहीं से 1 मिला, 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 10 मिले। तो जब हमारे 10 हो गए, मतलब हम 20, उसमें डुअल रहता था, हम लोग लगभग 20-25 लोगों की व्यवस्था वाली हमने व्यवस्था शुरू कर दी। तो कहीं से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर आ गए। तो ऐसी 30 लोगों की बेड की व्यवस्था वाला एक हॉस्पिटल हम लोगों ने तैयार कर लिया। बेड भी हम लेकर आए, सारी चीज़ें हमने, एडवर्टीजमेंट निकाला डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट का, हमने एडवर्टीजमेंट निकाला स्टाफ के अपॉइंटमेंट का, जिसमें नर्सेज भी, वार्ड बॉय भी। तो कहते हुए खुशी ये है कि भगवान की कृपा से अच्छे लक्ष्य को लेकर जब आप चलते हो तो कहीं ना कहीं से भगवान भी हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात। तो हमें 2 डॉक्टर मिले,
काफ़ी अच्छा स्टाफ, हमें नर्सिंग स्टाफ मिला, वार्ड बॉय मिला, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जब हो गया तो हम लोगों ने हॉस्पिटल शुरू कर लिया। अब हमें ये कुछ चीज़ें उसकी इंटरेस्टिंग ऐसी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने जोड़ ली। अब एकदम नया अनुभव था, एक नया सेटअप, वो भी हॉस्पिटल जैसी क्रिटिकल फील्ड से रिलेटेड कोई नया आप काम शुरू कर रहे हो, तो कई चीज़ें मिस हुई हम लोगों से जी, लेकिन उनको हम लोग धीरे धीरे अरेंज करते गए। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने खाने वाले को कर दिया, ये सारी स्टाफ नर्सेस, ये सारी चीज़ें कर दी, पहला दिन मरीज आना शुरू हो गए, उस समय हम लोग थोड़ा डिस्टेंस से मिला करते थे। डॉक्टर्स और वो नर्सिंग स्टाफ जो था वो पीपी किट वगैरह पहन के सारे लोग देखा करते थे। शाम को मतलब 4 बजे 5 बजे उसका इनॉग्रेशन मंत्री जी ने किया, शाम को 7 बजे हमें फ़ोन आया, पेशेंट्स एडमिट हुए कि भैया खाना नहीं मिला, बताओ आपकी हॉस्पिटल में। तो मैंने, जो हमारा वेंडर था खाना वाले का, उसको फ़ोन लगाया हमने, क्यों भाई खाना नहीं भेजेगा? अरे भैया खाना तो हम रख के आ गए। हमने रख के आ गए? कहाँ रख के आ गए? कि भैया हॉस्पिटल के बाहर वही रख के आ गए। हमने, कौन बांटेगा? अरे भैया मैं नहीं जाऊँगा उधर, कौन जाएगा अंदर, थोड़ी जाते हम लोग। आओ यार, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, घर पे था, तो मुझे लगा कि हमने बांटने वाला तय नहीं किया कि खाना तो आगे रख जाएगा, ये मरीजों को देगा अंदर जाके कौन। जी जी। अब नर्सिंग स्टाफ से ये काम अभी करा नहीं सकते थे क्योंकि पहला दिन था। कई बार ईगो हर्ट हो जाता है कि यार ये भी काम हमसे करा रहे हो। वार्ड बॉयज से काम नहीं करा सकते थे। इतने में क्या हुआ कि किसी पेशेंट से हमारे नर्सिंग स्टाफ का कोई झगड़ा शुरू हुआ। अब वो नर्सिंग स्टाफ हमसे कहे कि भैया आप आओ इधर कोरोना वार्ड में। मैंने कहा यार क्या हो गया? नहीं भैया आप नहीं आओगे, ये पेशेंट बहुत अभद्रता कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है। मैंने कहा हम कैसे आ सकते हैं यार कोरोना वार्ड में, क्या पागल हो गए? नहीं भैया आप आओ, अगर आप नहीं आओगे तो हम काम नहीं करेंगे। और मैंने कहा यार ये क्या समस्या फंस गई यार। अब मैं पीपी किट पहनते जा रहा हूँ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कोरोना वार्ड में जाने का जी। मतलब कोरोना पेशेंट को देखना, उसके पास जाना ही उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। और वो कोरोना पेशेंट तो लोग उधर खड़े हो जाते थे 50 फीट दूर। अब वो तो हमारा नर्सिंग स्टाफ अड़ गया, भैया आपको आना पड़ेगा। अब भाई मैं पीपी किट पहनता जाऊँ और मुझे पसीना आता जाए, अब धक 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 धक। मैंने कहा यार, सोचा कुछ और था कि हेल्प तो करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर्स की उसमें है, क्योंकि हमने देखा भी है कि जो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, वो पीपी किट पहन के और शायद कुछ अलग टाइप की मेडिसिन वो लेते हों। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी कि डॉक्टर्स को पता है कि कैसे उससे कोरोना से निपटना है, अपन को थोड़ी पता है क्या प्रिकॉशंस रखने, अपन रख नहीं पाएंगे। और डॉक्टर तो डॉक्टर होता है यार, वो कोई ना कोई दवाई खा ही लेगा, कोई ना कोई इंजेक्शन लगा लेगा, अपन कहाँ तक उसको झेल पाएंगे। अब वो हमारा नर्सिंग स्टाफ कह रहा भैया आपको आना पड़ेगा। मैं पीपी किट पहनता जा रहा हूँ। यहाँ से पीपी किट पहनी और कोरोना वार्ड हमारा लगभग 50 कदम पे था। अब एक एक कदम ना उठे यार मुझ पे उधर कोरोना वार्ड में जाते जाते। अब मुझे ऐसा लगे कि कोई तो रोक लेता, कोई तो रोक लेता, कोई तो रोक लेता, लेकिन अब वो पूरा इतना बड़ा सेटअप उसी चीज़ पर टिका था। अगर हमारे सहयोगी मना कर देते काम करने के लिए, हम उनका मोरल नहीं बढ़ाते, हम उनको मोटिवेट नहीं करते, ये जो डिस्प्यूट वहाँ पर इनिशियली टाइम में ही शुरू हो गए थे, अगर हम उनको नहीं करते तो फिर वो कोरोना सेंटर चलता नहीं, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि एक एक व्यक्ति को मना कर जी, क्योंकि हर आदमी की जान पे बनी थी, उसको वहाँ पर मना कर थपा कर काम करवाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। तो मैं वार्ड में गया। अब वो चूँकि क्या है, जो भी कोरोना ग्रस्त हो रहा था उसमें सबसे पहले चिड़चिड़ाहट आ रही थी। तो वो व्यक्ति थे, तो मैंने उनसे बात की, तो कोई बहुत मामूली बात पे कोई बात पे हो, तो मैंने उनको भी समझाया, हमने कि घर की बात है यार, नया नया शुरू हुआ है, चिंता मत करो, क्या आवश्यकता है तो आवश्यकता अपन ने उनकी पूर्ति कराई। नर्सिंग स्टाफ को भी मैंने समझाया कि हमने कि नया सेटअप है, ये हॉस्पिटल नहीं है, तो आप लोगों को भी अब बिहेव थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा आप एकदम। और फिर उस दिन वहीं पर मैं कोरोना सेंटर में उसी वार्ड में रुका, सबको मैंने अपने हाथों से
एक जो काढ़ा उस समय बांटते थे वो, फिर खाना भी अपन ने सप्लाई किया सभी लोगों के साथ बैठ। उस दिन से डर निकला। लेकिन आप ये मानकर चलो कि कोरोना सेंटर में उस दिन पीपीई किट पहनने के बाद 2 दिन 3 दिन तक तो मुझे ऐसा लगता रहा कि हाँ अब सर्दी होने वाली है, हाँ अब गले में खराश होने वाली है, हाँ अब मुझे कोरोना होने वाला है। ये सारी चीज़ें मन में चलती रही। लेकिन दूसरे दिन फिर कोई परेशानी आई, किसी चीज़ की शॉर्टेज हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में मिस्टेक आ गई, एसी नहीं चल रहे थे, हमें फिर जाना पड़ा। तो इस बार हम बिना पीपीई किट के गए, मास्क अकेला लगा के और एक वो शील्ड टाइप की और ग्लव्स लेके अकेले, क्योंकि अंदर नहीं जाना था तो उसको माइसिस में अकेलापन में ये पहन के चले गए। फिर थोड़ा डर और कम हुआ। फिर कुछ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे, क्योंकि नया सेटअप था तो पर डे शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ परेशानी वहाँ पर आती रही, तो उसके लिए हम लोगों को लगातार जाते रहना पड़ा। तो वो डर खत्म हुआ। फिर मरीज भी खुद बुलाते थे कि भैया आप आ जाओ, आप आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। और लिटरली कोरोना का डर जब ख़त्म हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था कि अगर मरीज़ के बाजू में हम खड़े हैं और मरीज़ ठीक हो रहा है तो फिर हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, हमने कहा ये व्यक्ति ठीक होना चाहिए जी। तो फिर आप ये मान के चलो मैं तो ठीक हूँ, मेरे पिताजी भी, मेरी एज तो यंग थी, हम तो जिम में जाते थे उस टाइम, तो बढ़िया हमें ऐसा लगता था कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, हमको नहीं होगा। लेकिन पिताजी 68 इयर्स की एज में वो भी कोरोना सेंटर में गए, वो भी मरीजों के बीच में गए, उन्होंने भी बाकायदा मरीजों का संबल बढ़ाने का काम किया। हमने अपने कोरोना सेंटर में ऑक्सीजन, सारी दवाइयाँ, खाना, आना जाना, सारी सीटी स्कैन वगैरह जो पूरे कोरोना पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल बना था, वो सारी चीज़ों का फॉलो करते हुए निःशुल्क लगभग 800 लोगों के हम लोगों ने इलाज किया वहाँ जी। एक कोरोना सेंटर हमने गड़ाकोटा में खोला, एक कोरोना सेंटर हमने रैली में खोला, एक कोरोना सेंटर हमने शाहपुर में खोला। तीनों जगह 800 से ज़्यादा मरीजों के इलाज हम लोगों ने किए। और ये आप उस टाइम का आप देखो, हमने कई लोगों को देखा जो माता पिता के लिए अगर कोरोना हो गया तो उन्होंने घर से फ़ोन लगाया क्योंकि हमारे पिताजी को कोरोना हो गया, इनको लेके जाओ आप जी। वो नहीं आया आदमी, हमने अपनी एम्बुलेंस भेजी, उनके वृद्ध पिताजी को लेकर आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, इन्वेस्टिगेशन कराए, इलाज करवाया, ठीक करके वापस उनके घर भेजे। तो उस टाइम का जो सिस्टम था, कई बार मेरे पिताजी कहते हैं कि कोरोना काल में हमने रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार होते हुए देखा है। सही बात। तो अच्छा समय है तो भाई है मेरा, पिता कह रहा बेटा है मेरा, बेटा कह रहा बाप है मेरा, पति कह रहा पत्नी है मेरी, पत्नी कह रहा पति। लेकिन उस टाइम जब यमराज सामने दिख रहे थे कि इसको हम टच करेंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा, ये भी मरेगा और हमें भी मरना पड़ेगा। तो वो टाइम जो देखा हमने कि भाई भाई के काम नहीं आया, बाप बेटे के काम नहीं आया, बेटा बाप के काम नहीं आया, सब लोग अपनी अपनी जान की फिक्र कर रहे थे, सब लोग डरे हुए थे, दहशत में थे, इसको टच नहीं करना, उसको टच नहीं करना। वो समय भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ऐसे लोगों का इलाज हम लोगों ने किया जी। जबकि रिस्क हमारी भी थी, हमारी फैमिली की भी थी। मैं इकलौता बेटा, मेरा भी एक 3 साल का उस समय बेटा था, अंश, वो भी इकलौता बेटा था, मेरी पत्नी गर्भवती थी। मतलब कितनी रिस्क लेके हम लोगों ने वो काम किया। लेकिन ये सारी चीज़ें उस समय दिमाग में नहीं चली कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा, अगर हमें कुछ हो गया तो, मतलब मेरी फैमिली तो ऐसी है कि इकलौते ही इकलौते हैं हम सभी लोग जी जी। तो कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो हमेशा खुद की और अपने परिवार की सोचता, लेकिन न जाने क्यों भगवान ने 1 सेकंड भी कभी हम लोगों के दिमाग में नहीं आया, एक बार भी कभी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि अगर हमें कोरोना हो गया जी। कर तो रहे हैं हम जनसेवा, लेकिन जनसेवा करते करते, लोगों की सेवा करते करते, मरीजों के बीच में हमें पहुंचना होता है। अगर हमें कोरोना हो गया और हमारी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा हम खुद को समझते हैं आत्मविश्वास में, इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं हुई और हमें कुछ हो गया, तो फिर हमारी फैमिली पूरी डिमोलिश हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि हमारा पारिवारिक स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर है इस मामले में, बहुत सारे लोग नहीं हमारी फैमिली। लेकिन एक बार भी ये ख्याल नहीं आया और उसका परिणाम ये हुआ
कि ईश्वर ने भी हमारी मदद की। ना मुझे कोरोना हुआ, पिताजी को हल्का फुल्का एक आध बार कोरोना हुआ, लेकिन वो कोई उनको परेशानी की कारण नहीं है। हमारी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमने बाकायदा 1 महीने तक पूरा सेंटर चलाया, 800 से ज़्यादा मरीजों के इलाज किए। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए जिनकी बचने की उम्मीद नहीं थी जी। हमने उनके भी जीवन को बचाने का काम किया। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन उस समय मिलना इतना मुश्किल थे। बहुत मामूली इंजेक्शन है, बहुत सस्ते में आता है, 2,500-3 हज़ार रुपये उसकी प्राइस थी, लेकिन आप ये मान के चलो हमने 50,000 रुपये में इंजेक्शन खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त में हमारे यहाँ मरीजों को लगाया। एक फेविफ्लू नाम की छोटी सी गोली आती है, किसी ने कहा, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि ये इनिशियल स्टेज पर काफ़ी काम करेगी मरीजों के, मतलब रेमडेसिविर की नौबत नहीं आएगी, आप इसको। हम फेविफ्लू पूरे इंडिया में ढूंढे, तो कहीं से हमें कुछ डिब्बियाँ मिली, कहीं से कुछ गोलियाँ मिली, लेकिन आप दुर्भाग्य देखो कि जो चीज़ 10-15 रुपए की वो हमने 150 रुपये में खरीदी। ये भी उस समय हुआ। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जिसकी हार्डली कीमत 15-20 हज़ार रुपये होती थी, वो 1-1 लाख रुपए में हमने खरीदी। ये सारी चीज़ें भी, वो सड़ा सा वो ऑक्सीमीटर आता है, एक तो नकली मिले काफ़ी और काफ़ी महंगे भी मिले, लेकिन हम लोगों ने वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट की। फिर लगभग एंड में मीडिया के माध्यम से हमें पता चलने लगा कि यार एक वेव और आ रही है और इसमें बच्चों के लिए काफ़ी खतरा है। तब हमारा थोड़ा टेंशन बढ़ा कि हम अपने सामने देख रहे हैं कि बड़ों को टैकल करना ही कितना मुश्किल है, उनकी व्यवस्था करना कितनी मुश्किल है। मतलब ये तो संक्रमित करने वाली बीमारी है, हम किसी अटेंडर को साथ में इसलिए नहीं रखने दे रहे क्योंकि हो सकता है कि संक्रमण इसमें भी फैल जाए, ये व्यक्ति भी रिस्क में है तो दूसरा व्यक्ति भी रिस्क में आ जाए। बच्चों का अपन कैसे मेंटेन करेंगे? बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। हमने बच्चों का वार्ड बनाया, जैसे आपने देखा होगा बेड हम लोगों ने लगाए, और वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाया है। कार्टून्स लगाए और सारी खेलने की चीज़ें वहाँ पर रखी, कार रखी, टॉयज़ और कार्टून्स और खेलने के बहुत सारे गेम्स बच्चों के। और बच्चों की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलग आते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, वो भी हमने अरेंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन कई मीडिया वालों ने आके कवरेज भी किया कि यहाँ पर बच्चों के लिए पहले से एक व्यवस्था कर दी है छोटे से स्थान पर। लेकिन हम प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भगवान एक भी बच्चा एडमिट ना हो। खूब हमारी तारीफ हो रही कि बहुत अच्छा वार्ड बनाया, बहुत अच्छा वार्ड बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मैं प्रतिदिन हमेशा यही प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान ये तो देख लिया लेकिन बच्चों का नहीं देख पाएंगे। एक भी, मतलब भगवान ना करे कि एक भी बच्चा एडमिट हो। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, वो वार्ड हमें यूं का यूं ही बंद करना पड़ा, एक भी बच्चा हमारे वार्ड में एडमिट नहीं हुआ। ये परमात्मा की कृपा रही, क्योंकि वास्तव में सीनियर लोगों को तो अपन ने देख लिया, यंग लोगों को देख लिया जैसे तैसे, लेकिन आपके खुद के बच्चे आपके हाथ में अगर कोरोना से ग्रसित होकर काल के गाल में समाते तो ये दृश्य दुनिया में कोई भी नहीं देख पाता। क्योंकि परमात्मा का अपना एक न्याय है, उन्होंने ये इतनी गुंजाइश रखी इस पूरी कोरोना काल में कि बच्चों को कोरोना नहीं हुआ जी। उनकी इम्यूनिटी जो जीन्स होते हैं उसके कारण से। तो ये हमारा एक पूरा कोरोना काल में चलता रहा, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी। और ये जीवन में आत्मसंतुष्टि वाले काम हैं जो हम लोगों ने इन दोनों वेव्स में किए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कभी जब निराशा मन में आती है तो ऐसे काम देखकर खुद के जब रेपुटेशन दिमाग में होता है, जो यादें घूमती हैं, उस समय लोगों के जो भाव होते थे मैंने देखे हैं, आंखों से आंसू निकलते हुए, अपने से लोगों को बिछड़ते हुए। आपके लिए वो बेटा मान रहे हैं कि बेटा तुमने बेटे का फर्ज अदा किया है, क्योंकि मेरा बेटा तो छोड़ के चला गया था यहाँ पर जी। ये सारे भाव हम लोगों ने देखे हैं, तो मन में लगता है कि हाँ अपने जीवन में कुछ किया। बिल्कुल, ये हमारा एक्सपीरियंस है सेकेंड वेव का। भावनात्मक रूप से भी और आत्मसंतुष्टि के रूप से भी सेटिस्फाइंग मोमेंट रहे, लेकिन बड़ा क्रिटिकल टाइम रहा। और मैं तो भगवान से सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा समय मत दिखाना,
क्योंकि ऐसे समय में लोगों ने वो भी भोगा है कि जिंदगी बचने के बाद भी जिंदगी जीने लायक नहीं बची। सही बात। क्यों? क्योंकि जिसका बेटा उसके पिता को दरवाजे पर छोड़कर भाग गया, वो पिता बचने के बाद भी उस परिवार में कैसे रह रहा होगा, उस बेटे की क्या वैल्यू उसकी पिता की नज़रों में होगी, और वो बेटा भी कैसे अपने पिता से नज़रें मिला पा रहा होगा। जी जी। तो मैं तो इन चीज़ों के इस मायने से भी देखता हूँ कि परिस्थितियाँ रिश्तों को कैसे तोलती हैं। जब बुरा वक्त आता है तब असली रिश्तों की पहचान होती है। सही बात। भले ही आपके खून के रिश्ते हों, लेकिन असली रिश्तों की पहचान ऐसी ही बुरी कंडीशन में होती है, गलत परिस्थितियों में होती है। तो मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि भगवान ऐसे दुर्दिन अब किसी को मत दिखाना, वो कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी ना आए, ऐसी परमात्मा से तो प्रार्थना है। जी। जब हमने सर्वे किया तो पता चला आपने एम्प्लॉयमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, जैसे कि आपने कुछ कैंप्स वगैरह लगाए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और क्या क्या चीज़ें आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक थोड़ा इनडायरेक्ट, आप किसी की हेल्प करते हो। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में तो नौकरियां खुली हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहलाता है कि नौकरियां तो खुल गई लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। सही बात है। एलिजिबल कैसे होगे? अगर हम आपको पॉलिश कर देंगे, थोड़ा आपकी हेल्प कर देंगे तो आप निकल जाओगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझी। नौकरियां निकल रही थी कम, और चूंकि क्या है, समस्या ये है कि आजकल के यंगस्टर्स प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हमें तो भैया गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, पटवारी बनना है, शिक्षक बनना है, पुलिस में जाना है। ये बेसिक उनका रहता है, तैयारी लगातार करते रहते हैं, और इन सारे सेक्टर्स में जॉब निकलते हैं कम। बिल्कुल। और जब जॉब निकलते हैं तो पता चला कि अगर जैसे 10 जॉब निकली तो 10,000 लोगों के फॉर्म आ गए। अब कंपटीशन हो जाता है हाई। तहसील और ब्लॉक लेवल पर, खासतौर से बुंदेलखंड के एरिया में अब एजुकेशन लेवल बढ़ना शुरू हुआ है जी। इतने 10-15 सालों में एजुकेशन लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जो हमारी मेट्रो सिटीज़ जिनको कहना चाहिए प्रदेश की, उनके स्तर पर अभी हम लोग नीचे हैं। अब जब जॉब्स खुलते हैं, नौकरियां खुलती हैं, तो यहाँ के यंगस्टर्स, यहाँ के लड़के लड़की हैं तो प्रतिभाशाली जी, ताकत है, बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाता। हमने प्रयास ये किया कि जैसे आरक्षक भर्ती खुली या पटवारी की भर्ती खुली तो हम उनको तैयारी करा सकें। तो हमने यहाँ पर कैंप्स लगाए। सबसे पहले तो हमने फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप लगाया। लोग दौड़ते थे सुबह से, बच्चों को मैंने देखा है। क्या कर रहे हो भाई? भैया तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। हमने कि क्या होता है, कितना दौड़ना पड़ता है, कैसे? अरे भैया हम लोग तो 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यार भाई तुम 5 किलोमीटर दौड़ तो रहे हो, लेकिन आर्मी में, पुलिस में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ाते। वो आपको जितना भी दौड़ाते हैं, अगर वो आपको 800 मीटर दौड़ाएंगे, 1600 मीटर दौड़ाएंगे, तो उनका केवल दौड़ पूरा करना उनका मकसद नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो दौड़ निकालनी चाहिए। जी जी। और ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये लड़कों को पता नहीं होती थी। बेचारे मेहनत खूब करते थे, लेकिन जब भर्तियों में जाते थे तो उनको पता चलता था कि मेहनत तो हमने की यार, ये तो हम जानते ही नहीं थे। हमने यहाँ पर लगाया एक फिजिकल फिटनेस कैंप जी। उस फिटनेस कैंप में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के जो भर्तियां लेते हैं बात करके, वो लोग, मिलिट्री के लोग, स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल से जो हमारी साई करके है वहाँ से कोचेस बुलाए। बच्चों को हमने यहाँ पर 5 दिन का, 10 दिन का अलग अलग रेगुलर हम उनको ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करते थे। हम लोगों का फोकस उन चीज़ों पर रहता था कि जिनकी इवेंट्स जो हैं, जैसे लंबी कूद है, गोला फेंक है, रनिंग है, हमारा फोकस उन चीज़ों पर होता। तो हम उनको टेक्निकली बताते थे कि आप अगर इस तरीके से मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर हो पाओगे। फिर उसके साथ आपको डाइट क्या लेनी है जी, वो डाइट के विषय में भी हम उनको बताते थे, और ड्यूरिंग कैंप हम उनको सारी डाइट उपलब्ध कराते थे। मोटिवेशनल स्पीच, ये सारी चीज़ें उस कैंप में हुआ करती थी।
ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कि बच्चे सीख जाएं कि हमें दौड़ना किस तरीके से है, लंबी कूद में अगर हम और बेहतर कैसे हो पाएं, गोला फेंक में हम और कैसे बेहतर हो पाएं। ये सारे वो इवेंट्स हैं जो इन सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। उसके बाद बारी आती थी रिटन एग्जाम की जी। हम फिजिकली फिट तो हो गए, लेकिन मेंटली उसकी कौन तैयारी कराएगा? उसके लिए हमें कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना पड़ेगा, सागर जाना पड़ेगा, भोपाल, इंदौर। फीसेस पता चली हजारों में, लाखों में फीसेस हैं। तो हमने कौटिल्य एकेडमी के जो कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मित्र थे, उनसे मैंने संपर्क किया और बड़ी खुशी खुशी वो लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए। तो हमने गोपाल जी स्मार्ट क्लासेस के नाम से क्लासेस शुरू की। तो हमारे ऑडिटोरियम में, रहली में, गड़ाकोटा में 1,000 बच्चों के बैच लगाए हमने, लगातार 1 साल तक चलाए, जब तक उनके ये सारे एग्जाम्स नहीं हो गए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन जिन विषयों की तैयारी बच्चों को करनी पड़ती थी, जिसके लिए वो हजारों रुपए की फीस देकर भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में पढ़ाई करने जाते, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निःशुल्क अवेलेबल कराई लोगों को जी। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको इसलिए अवेलेबल कराई कि आप कंपटीशन के लिए बड़े शहरों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हो। आपको कम नहीं समझना पड़ेगा कि अरे यार ये तो जबलपुर का है, ये तो इंटेलिजेंट हो गई, इसने तो इतना पढ़ा होगा ये। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके मन से ख़त्म की और कहते हुए खुशी है कि इसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिला था। जब आरक्षक भर्ती निकली थी तब इन बच्चों ने जब एग्जाम्स दिए तो काफ़ी सारे बच्चे उसमें रिक्रूट हुए थे। तो ये हमारा एक सिस्टम बच्चों को चलता रहता है कि भाई हम कम से कम बच्चों को काबिल तो बना दें कि जैसी नौकरी निकली तो कम से कम आप वहाँ पर कंपटीशन फेस कर पाओ। उसके लिए हम पॉलिशिंग करते हैं बच्चों की, फिजिकल फिटनेस कैंप्स के माध्यम से भी और लगातार गोपाल जी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जितने भी विषय बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक होते हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें हम लोगों को वहाँ पर बच्चों की तैयारी कराते थे। मोबाइल के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी उनको तरह तरह के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग भेजते थे। एक पूरी टीम उसके पीछे भी काम करती थी, बढ़िया। आपने उस समय आप आते तो देखते जी। एक बढ़िया ऑडिटोरियम, इंडोर हॉल है हमारा, एयर कंडीशनड है, बड़ी स्क्रीन लगा रखी है उसमें। जैसे आपने बड़ी बड़ी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, पूरा सेटअप हमने वहाँ पर ऐसा बना के दिया था। और बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, बहुत अच्छे टीचर, नॉलेजेबल हम लोग लेकर आए थे, जिनको पे हमने किया और हायर पे किया, चूंकि वो बेचारे भोपाल और वहाँ छोड़कर एक बहुत छोटी जगह पर उनको पढ़ाने आना पड़ता था। तो कहीं ना नुकर भी करते थे, मना भी करते थे, तो हम उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर ऑफर करते थे तो आ जाते थे। और हमारे मित्र भी उसमें बड़ी मदद करते थे जी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की इनडायरेक्टली, जिसको अपन कहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में। डायरेक्ट रोजगार के क्षेत्र में आजीविका मिशन के माध्यम से, चूंकि मेरे पिताजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे, तो आजीविका मिशन उनके विभाग का एक बड़ा योजना रही, बड़ी योजना रही। उस आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोगों ने महिलाओं को जोड़ा हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में 30,000 महिलाएं उस आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं जी। उस योजना के माध्यम से महिलाओं को लोन देना, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देना, एक हैंडसम अमाउंट में लोन देना, उनके स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना जी। फिर अगर हमारे यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे महिलाएं कुछ भी चीज़ बना रही हैं, जैसे सैनिटरी पैड बनाती हैं, साबुन बनाती हैं, अगरबत्तियाँ बनाती हैं, दरी बनाती हैं, और भी कई सारे ऐसे हमारे यहाँ के स्वरोजगार के छोटे छोटे घरेलू कुटीर उद्योग चलते हैं, जिसके लिए हमने उनके लिए लोन उपलब्ध कराया। तो समूह के माध्यम से जब उन्होंने लोन लिया और अपना स्वरोजगार शुरू किया, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि उससे हमारे क्षेत्र में महिलाओं में आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ी। और ये स्वरोजगार के माध्यम से जुड़ने से, आजीविका मिशन के माध्यम से जुड़ने से उनका जो स्वरोजगार चला, तो उनके पास फिर महीने के पैसे बचना शुरू हुए, उनके पास बचत होना शुरू हुई। शुरुआत में 1 लाख रुपए का लोन मिला, जब आपने वो चुका दिया तो आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला। आप ये मान के चलो कि हमारे यहाँ ऐसे समूह हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन हम लोगों ने दिलाया है, और वो बहुत अच्छे से अपने स्वरोजगार के माध्यमों को चला रहे। तो ये एक बड़ा वर्ग हमने
अपने आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा। जी। और अन्य अन्य स्थानों पर जैसे लड़के मेरे पास आते हैं कि भैया मुझे लोन की आवश्यकता है, आप इस बैंक में कह दीजिए, उस बैंक में, वो सारी चीज़ें अभी चलती रहती हैं। अब हमने अपने यहाँ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। वहाँ पर हम लोगों के लिए लीज पर ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आवश्यकता पड़ेगी स्टार्टअप्स के लिए हम उनको फंड भी उपलब्ध कराएंगे। जी। तो आप ये मानकर चलना कि अगर कोई एक इंडस्ट्री यहाँ पर कोई युवा लगाता है तो स्वयं भी रोजगार प्राप्त करेगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सैकड़ों लोगों को वो रोजगार दे देगा। बिल्कुल। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने बनाना शुरू कर दिया है। जी। रोड्स, लाइट्स और सारी ज़मीन, आपको बिजली जैसी भी आवश्यकता पड़ती है एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए, वो हमने अवेलेबल करानी शुरू कर दी है। रहली के पास में हमारा वो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। जी। कई सारे ऐसे काम हैं जो रोजगार के लिए हम लोगों ने रहली विधानसभा क्षेत्र में एफर्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार तो विकास के माध्यम से हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला है। रहली विधानसभा में जो विकास हुआ, चाहे वो सड़कों का हो, भवनों का हो, इन सारी चीज़ों में बहुत बड़े स्तर पर मैन पावर लगा। अगर कोई ये कहता है जैसे कोई एक सड़क आपके यहाँ गांव से निकलकर बन रही जी, तो ऐसा तो होता नहीं है कि हवा से आगे सड़क सीधी बिछ जाएगी। काम करने वाली लेबर चाहिए, मशीनरीज चल रही हैं तो मशीनरीज चलाने वाले लोग भी चाहिए, फिर गांव के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आप ये मानकर चलना कि जब मटेरियल उस चीज़ में यूज़ होता है तो या तो गांव से ही मिलेगा या फिर शहर से मिलेगा। दुकानें चल रही हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार मिलता है जी, वो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को मिला। मैन पावर हमारे यहाँ क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इसमें एंगेज हुआ, उनको भी मिला। अब जैसे कोई बिल्डिंग बनी, आप लेबर भी लगेगी, लेबर कहाँ से आएगी? लोकल की लेबर होगी। सरिया चाहिए पड़ेगा, सरिया कहाँ से आएगा? किसी ना किसी दुकान से आएगा, तो लोकल की दुकान में से सरिया जाएगा। रेत भी लोकल के लोग सप्लाई करते हैं, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, तमाम सारी चीज़ें। कोई इलेक्ट्रिक की शॉप खोली हुई है तो इलेक्ट्रिक की शॉप से इलेक्ट्रिकल मटेरियल आ रहा है। तो अब ये सोचो ना कि जब कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो कितने सारे लोगों की रोजगार का साधन वो डेवलपमेंट का काम बनता है। और उसके बाद कोई बिल्डिंग बनी है तो उसमें चौकीदार भी चाहिए पड़ेगा, तो उसका भी अपॉइंटमेंट होगा, उसकी देख रेख केयर टेकिंग के लिए मैनेजर भी चाहिए पड़ेगा, तो उसकी भी देख रेख के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट होता है। कई लोग कहते हैं डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों अलग चीजें। ये मूर्ख लोगों की बात है कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट चूंकि उनको नहीं मिल पा रहा। पॉलिटिकल वे में मैं यही बात करूंगा कि हम लोगों पर जो आरोप लगाते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार आपको नहीं मिला तो आप यही कहोगे। अब जैसे हमारे यहाँ आप इतनी सारी बिल्डिंग्स देखोगे गवर्नमेंट की जब बिल्डिंग बनी है, चौकीदार है, केयर टेकर है, साफ सफाई वाले हैं, ये 3 पर्सन तो आपको चाहिए पड़ेंगे। बिल्कुल। तो कम से कम 3 लोगों का एक बिल्डिंग से रोजगार लगा कि नहीं लगा? सही बात है। और ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग रहली विधानसभा में बनी हुई है, सैकड़ों की तादाद में, रहली में, गड़ाकोटा में, शाहपुर में, गांव देहातों में। तो कितने सारे लोगों को उन सारी चीजों से एम्प्लॉयमेंट। नहीं, आपकी विधानसभा बहुत खूबसूरत है। मतलब यहाँ से जब निकलते हैं, मान लो दमोह जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये कौन सा शहर बीच में पड़ गया। तो बहुत खूबसूरत लगती है। मगर पर्सनली जो मुझे बहुत पसंद आया आपका जो अटल सेतु है, तो मगर हमें उसके बिहाइंड पता चला कि कुछ बहुत मेहनत लगी, बहुत चैलेंजेस आए उसके लिए। देखिए, अटल सेतु की कहानी तो बड़ी मजेदार कहानी है जी। एक हमारा पुराना पुल था रहली में। रहली चूंकि 2 पार्ट में है, बीच में से सोनार नदी निकली हुई है, एक पटनागंज कहलाता है और एक रहली कहलाता है। बीच में से एक छोटा रपटा था, और वो रपटा ऐसा था कि थोड़ी सी बारिश में बाढ़ की स्थिति वहां पर बन जाती थी, तो दोनों पोर्शन का आपस में जो संपर्क था वो टूट जाता था। कई समय से लोगों की मांग थी, तो एक थोड़ा दूर हाईवे साइड, मतलब बाईपास पर एक पुल बना था, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि वो चूंकि घूम के जाना पड़ता था, तो फिर से इसको बनवाओ आप। और भी उसकी कहानियां काफ़ी हैं पुल की। रहली में एक पुल के लिए पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मेरे पिताजी विधायक थे, वो भी अपोजिशन के विधायक थे। तो एक
रपटे पर वहीं पर एक नाव पलटी थी, तो उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर एकदम फिर लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। मेरे पिताजी भी उस आंदोलन में थे, कांग्रेस के लोग भी आंदोलन में थे कि ये हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बन जाए। तो बड़ा मुश्किल एक पुल सैंक्शन हुआ, लेकिन वो बाईपास पे बना जी। लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उनका ये कहना था कि यहीं पर बनना चाहिए पास में। अब जब पिताजी फिर से अभी जब मंत्री बने, तो हम लोगों ने एक पुल सैंक्शन कराया, क्योंकि वो डिपार्टमेंट पिताजी के पास ही आ गया था, PWD, और उसी से ये ब्रिजेस, बड़े ब्रिजेस बन पाते थे। तो पिताजी ने ब्रिज सैंक्शन किया कि हम ब्रिज बनाते हैं। कई डिज़ाइन देखी गई। सबसे पहले तो वो जो हमारे अधिकारी थे वो कॉमन डिज़ाइन बना कर लेके आए, ये पुल बना दिया। लगभग उस पर सहमति बनने वाली थी, तो मैंने कहा रुक जाओ साहब, ये तो शहर के बीच में ही बनने वाला है ब्रिज, और इस ब्रिज को अपन को खूबसूरत बनाना है। उस समय मैं राजा भोज सेतु देख कर आया था भोपाल में। हाँ, मुझे लगता था कि ये ऐसा बनना चाहिए यार, बनेगा तो। अब मैंने प्रयास किया कि वैसा बनना चाहिए, तो वो पता चला कि वो तो केबल स्टे ब्रिज कहलाता है शायद, और वो उसका फ्लड लेवल वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, तब वो सरवाइव कर पाएगा जी। तो हमारे यहाँ ये गुंजाइश नहीं थी कि हम उसको ऊंचा बना सके, क्योंकि दोनों किनारे पर नदी के बहुत पुराने मंदिर बने हुए हैं, और अगर वो ब्रिज ऊंचा बनता तो लगभग वो मंदिर डिमोलिश होने की स्थिति में थे। तो वो सारी चीजें नहीं चाहिए थी, और लोग ये भी चाहते थे कि वो पुराना जो रपटा है वो भी ना टूटे। तो कई चीजें बड़ी चुनौती भरी थी। तो फिर डिजाइन पर डिस्कस होना शुरू हुआ, तरह तरह की डिजाइन देखी। पिताजी ने कहा ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जो पूरे देश में ना मिले, पूरे देश में ना मिले। तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने इसकी विड्थ बढ़ावा, ये जो 2 गाड़ियां क्रॉस होने वाला आप जिंदगी से चला आ रहा ब्रिज का डिजाइन मत दिखाओ ना, आप तो ऐसा ब्रिज का डिजाइन लेकर आओ जो कहीं ना बनाओ। तो कॉमन ब्रिज से लगभग दुगनी चौड़ाई उस पूरे ब्रिज की है, और उसके जो पिलर्स बनाए हुए हैं नीचे से, वो स्क्वायर या राउंड शेप की जगह बढ़िया सुंदर उनको ऐसा पिलर्स को बनाया गया है जैसे मंदिर के पिलर्स हों। और फिर उसके बाद में 2 छतरियों का निर्माण दोनों एंड्स पर किया गया है, जो सेल्फी पॉइंट के रूप में हमारे यहाँ काम करती है। अब आप अटल सेतु में जो लाइटिंग रात में अब आप देखते हो, तो वो लाइटिंग उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये हम लोग गुजरात से लेकर आए उनको। तो ऐसा नहीं था कि केवल हमें ब्रिज बनाना है या कोई डेवलपमेंट का काम करना है। उस अटल सेतु को बनाते समय हम लोगों की पूरी तरीके से मेंटेलिटी यही थी कि ये ब्रिज ऐसा बनना चाहिए जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, कि रेली में भी एक ब्रिज ऐसा बना हुआ है। ये केवल पुल नहीं आने जाने के लिए, अब आप ये मान के चलो कि वो घूमने वाला स्पॉट है। बिल्कुल, रेली में अगर किसी के परिवार में रिश्तेदार आते हैं तो वो लोग उन्हें अटल सेतु घुमाने जरूर ले जाते हैं कि आप आइए हम देखते हैं। वो जो रिश्तेदार हैं वो कहीं के भी हों, मेट्रो सिटीज के भी हों, तो वो भी आके तारीफ करते हैं, अरे वाह यार आपके इधर अच्छा बना। लेकिन उसको बनाने में बड़ा चैलेंजिंग काम था जी, क्योंकि पुराना रपटा तोड़ने नहीं दे रहे थे लोग कि नहीं ये हमारा बहुत पुराना है, इसको तो अपन को धरोहर के रूप में रखना है। अब वो जो वहाँ का ज्योग्राफिकल सिस्टम था वहाँ पे, तो आप ये मान के चलो कि बिना रपटा तोड़े वो बनने की स्थिति में था नहीं। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि मंदिर भी ना डिस्टर्ब हो, रास्ते भी ना डिस्टर्ब हो, ब्रिज भी बहुत खूबसूरत बने, उसी लेंथ, उसी लंबाई, उसी चौड़ाई का बने। तो थोड़ा बहुत इंजीनियरों से मिलके बहुत दिमाग लगा के सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने की, और आज कहती हुई खुशी है कि वो एक छोटा सा हादसा भी उस टाइम पे ब्रिज बनाने में हो गया था। अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने के कारण पिलर का एक जो सेंटिंग वगैरह लगी थी वो बह गई थी, और एक आदमी भगवान की कृपा से वो पिलर के ऊपर था, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें रहीं, और जब वो बन गया तो अब ये मान के चलना कि बहुत अच्छा स्पॉट पूरे बुंदेलखंड का बना है। मैं आज भी कहूँगा कि अटल सेतु जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का ब्रिज आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल रेली में आपको देखने को मिलेगा। जी जी जी, तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। और जैसे आपके जो विधानसभा के कुछ बुजुर्गों से हम मिले तो पता चला कि पहले यहाँ लूटपाट हो जाती थी, दंगे हो जाते थे, पर आज बहुत सेफ है
बहुत सिक्योर फील करते हैं लोग दंगे यहाँ तो पे। नहीं हुए, शुरू से हमारे यहाँ की मानसिकता लोगों की वो धार्मिक भेदभाव की नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि जिसको अपन गुंडियाई कहते हैं, जी जी, वही वो वही बहुत मेरा ज्यादा मतलब। हुआ करती थी। एक बिल्कुल। समय था, उस समय जब मेरे पिताजी ने राजनीति शुरू की थी 1985 के लगभग यहाँ पर, तो गड़ाकोटा का और रहली क्षेत्र का माहौल ऐसा था कि आए दिन लूटपाट, गुंडागर्दी, डकैती, जी फिरौती मांगना, अपहरण करना, उस समय तेजाब कांड चलते थे हमारे यहाँ। मतलब सामान्य तौर पर हमला करने के लिए लोग यहाँ पर तेजाब का इस्तेमाल करते थे। किसी पात्र में तेजाब ले जाकर मुंह पे फेंक देते थे, पीठ पे फेंक देते थे। छुरेबाजी, चाकूबाजी, बमबाजी बहुत आसान, बहुत मतलब कॉमन बात थी हमारे यहाँ। आप ये मान के चलो कि आसपास के गांव के लोग जब गड़ाकोटा आते थे व्यापार करने, कोई चीज बेचने, चीज बेचकर, चाहे वो सब्जी क्यों ना हो, शाम के 4 बजे के तक या शाम के 5 बजे तक वो गड़ाकोटा छोड़ देना पसंद करते थे। उनको ये लगता था कि अगर रात हो गई तो हम यहीं लुट जाएंगे। इस प्रकार का माहौल था। लेकिन जब मेरे पिताजी ने विधानसभा का पहला चुनाव जीता, तो फिर आप ये मानकर चलो कि उस दिन से पिताजी ने रात रात भर बैठकर बस स्टैंड पर बैठे रहते थे, टॉकीज में बैठे रहते थे, केवल इसलिए कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो मदद के लिए हम मिलें, हम मदद के लिए उपलब्ध रहें। क्योंकि दिन में तो 17 प्रकार के लोग मदद के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, 5 बजे, 6 बजे तक सुबह, जब कम्युनिकेशंस के कोई बहुत बड़े ज़्यादा साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उस समय लोगों को, और लोग अपने घरों में छुप जाया करते थे, शाम के 7 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, तो रात रात भर यहाँ पर बैठकर ये सारी चीज़ें कंट्रोल की उन्होंने। और धीरे धीरे अपने बुद्धि कौशल से मामले में, मतलब पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल बनाया। गुंडों पर कार्रवाई, दबंगों पर कार्रवाई, पुलिस के माध्यम से किसी गरीब को कोई सताता था तो उसके साथ न्याय करना। इन्हीं कारणों से मेरे पिताजी की इतनी लोकप्रियता क्षेत्र में बनी 2003 तक। 2003 के बाद जब हमारी पार्टी की सरकार आई, तब हमने डेवलपमेंट के काम ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू किए। लेकिन 2003 के पहले 1985 से लेकर 2003 तक मेरे पिताजी की जो लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि सरल, सहज रूप से उपलब्ध होना और न्यायपूर्ण व्यवस्था में उनका मान्यता थी कि ये न्याय करते हैं, इनके पास जाओ तो ये मदद करते हैं। और सोशल सिक्योरिटी जिसको अपन कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा, कि लोग बिना डरे आधी रात में भी अपनी दुकानें खोले हों, न कोई सता ना सके, न कोई परेशान ना कर सके। खुले रूप में भी अगर कोई अपने हाथ में रुपए लेकर जा रहा है तो बिना लूटपाट के वो अपने घर तक पहुंच जाए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में इस्टेब्लिश की। और कहते हुए खुशी है कि वास्तव में आज हमारे गड़ाकोटा में, रहली क्षेत्र में ऐसा माहौल है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी नाजायज रूप से डरा धमका नहीं सकता। अगर ये ऐसी घटना होती है तो फिर ऐसे लोगों को बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है कानूनी रूप से। जी। और ये हम लोग श्योर करते हैं कि ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक गोपाल भार्गव को तो सब जानते हैं, पर इसके अलावा आपकी क्या पर्सनल लाइफ है? बस लंबे समय से पर्सनल लाइफ तो खत्म जी। पर्सनल लाइफ चली आपकी कॉलेज तक, और फिर जब सार्वजनिक जीवन में आ गए तो फिर सब कुछ सार्वजनिक हो गया, कुछ पर्सनल नहीं बचा। मतलब ये सारी चीज़ें आप भी समझ रहे होंगे। जी। जब से पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है, क्षेत्र में घूमना फिरना, पिताजी का काम देखना, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक रहीं, फिर आप दोहरा जीवन नहीं जी सकते। सही बात है। फिर आप जो अंदर हो वो आपको बाहर दिखाना पड़ेगा। जो आप घर के अंदर कर रहे हो वही आपको बाहर करना पड़ेगा। जो आप बाहर कर रहे हो वैसे ही आप घर के अंदर हो। और मेरे स्वभाव में भी है, मैं डबल रोल कभी निभा नहीं पाया। जो अंदर है वही बाहर रहा, जो बाहर है वही अंदर रहा। नकली ज़िंदगी कभी मेरे पिताजी ने नहीं जी। वो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। और वही सारी चीज़ें देखकर, अब चूँकि देखिए क्या होता है कि आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को आप सिखा नहीं सकते बोल के, लिख के, पढ़ के तो नहीं सीखेंगे, वो आपको देख के सीखेंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है
मैंने पॉलिटिकल कैरियर अपनाया, पॉलिटिक्स में आया, सामाजिक जीवन में आया, तो ये मैं अपने पिताजी को देख कर आया। उन्होंने चीज़ें सिखाई नहीं, ये चीज़ मैं उनको देख कर आया। वर्तमान में भी पॉलिटिक्स के अलावा पर्सनल लाइफ भी उन्हीं की तरह जीने का प्रयास करता हूँ। जो हो वो देखो, जो दिख रहा हो वो हो। आजकल राजनीति में चीज़ें कम होती हैं। जी बिल्कुल। दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, हैं कुछ, देखो जो कुछ रहे। तो पर्सनल लाइफ मोस्टली कुछ, एक बार ड्राइविंग का शौक होता है तो निकलते हैं। अच्छा म्यूज़िक कुछ अच्छा लगे तो जब टाइम मिलता है तो शाम के टाइम फैमिली को टाइम देना अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से कम दे पाता हूँ। बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। कई बार सोचा कि फैमिली को लेकर जाए, आइसक्रीम खा के लेकर आए, कहीं जाएं टॉप एंड टाउन वगैरह। तो कई बार तो संभव हो पाया, मूवी देखने चले जाते हैं। लेकिन कई बार जब शॉर्टेज ऑफ टाइम रहती, व्यस्तता ज़्यादा होती, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती बच्चों के साथ। जी अब चूँकि एक चीज़ की कमी बस जीवन में है कि माताजी और पिताजी के साथ ज़्यादा समय, उसको फैमिली टाइम कहते हैं, वो नहीं बिता पा रहे। मेरी भी व्यस्तता ज़्यादा है, पिताजी की भी व्यस्तता ज़्यादा है। तो ये बस ऐसा लगता है कि, और पॉलिटिक्स में रहते रहते पिताजी के और मेरे जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप के हो गए हैं। एक मर्यादा के कारण भी उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती व्यक्तिगत विषयों पर, लेकिन राजनीतिक विषय पर बहुत लंबी चर्चाएं होती हैं, घंटों बातचीत होती है। चीज़ें समझाते हैं, चीज़ें समझते हैं, जानकारी लेते हैं, जानकारी देते हैं, ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं। लेकिन किसी पर्सनल चीज़ को लेकर मैं हमेशा संकोच करता हूँ, शुरू से लेकर अभी तक। हाँ, वो सारी चीज़ें, बाउंडेशन कुछ नहीं है, बाध्यता कुछ नहीं है, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। सारी चीज़ें, सारी स्वतंत्रता है परिवार के सभी बच्चों को, कोई नहीं। लेकिन बस अच्छा बुरा अपना देखकर चलने की बात होती है। जी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, काफ़ी सुनता हूँ, हर प्रकार का म्यूज़िक। दोस्तों के साथ चिल आउट करना अच्छा लगता है। जब समय मिलता है तो बैठते हैं हम लोग। कॉलेज के दोस्त अलग हैं, बचपन के दोस्त अलग हैं, राजनीतिक दोस्त अलग हैं। बैठना अच्छा लगता है, घंटों निकालते हैं जब समय मिलता है तब। जी जब प्राथमिकता तो राजनीतिक हमारी जो जवाबदारी है वही है। जब समय मिलता है तो हम लोग खूब बैठते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब बातें करते हैं। पुरानी यादों पर डिस्कशन ज़्यादा होते हैं। जब हमारे कॉलेज और स्कूल के दोस्त मिलते हैं जिनको सारी चीज़ें पता है जी, कि हम कैसे थे, कैसे रहे, सारी चीज़ें खुली हैं। रहते हैं ना आपके कुछ दोस्तों, जीवन में से दोस्त होना भी चाहिए जो आपके सारे राज जाने। जी जी वो राज अच्छे नहीं होते जो आपके साथ चले जाए। हाँ, वो राज तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी चाहिए, और किस्से भी आपके जीवन में होने चाहिए जो आप बता सको, अपने बच्चों को बता सको, अपने दोस्तों के बीच में बता सको। तो बचपन का आपको कोई ऐसा किस्सा याद है जो आप बता सको? किस्से ऐसे हैं, बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, बहुत सारे, एक दो नहीं, कई सारे। मतलब किस्सों की पूरी किताब है अपन। ऐसा नहीं है कि अपन ने नॉर्मल लाइफ आप जब जियोगे जी तो किस्से बनते हैं। बिल्कुल। बाध्यता वाली जिंदगी आप जियोगे, ममास बॉय, डैडीज बॉय बनकर आप जीवन जियोगे तो आपके पास किस्से नहीं होंगे। क्योंकि वो आप किसी न किसी की सुरक्षा के घेरे में आपने वो जिंदगी जी है, आपने खुद कुछ हासिल नहीं किया। शुरू से मेरे माता पिता ने कभी किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं डाली। हाँ, ये जरूर था कि आर्थिक रूप से और परिवार की छवि के रूप से कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने नहीं की। लेकिन बढ़िया अभी तक की ज़िंदगी कहने के लिए है, सुनाने के लिए, बताने के लिए, कैमरे पर बताने के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करते हैं। सारे किस्से, बदमाशी के किस्से चलते हैं, अच्छी हैं चीज़ें। कभी और बैठेंगे तो उस विषय पर अपन चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल, आपको भी सुनाएंगे जी। स्कूल लाइफ से लेके, कॉलेज लाइफ से लेके, वर्तमान की शुरुआती पॉलिटिकल लाइफ से लेके वर्तमान तक जिंदगी को हम लोगों ने किसी सीमा में नहीं बांधा, अपनी लाइफ को किसी सर्कल में कैद नहीं होने दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ों पर
हमारा बस नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हवा के साथ बिल्कुल बहना ही पड़ता है, वो आपको लेके जाती है जी जी अपनी मर्जी से। कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। कई बार पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जी। तो शुरू में तो हमारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ सागर में, तो केंद्रीय विद्यालय जो है, और मेरे सारे दोस्त अधिकांश मिलिट्री फैमिली से आते थे, तो उनको देखकर भी अच्छा लगता था। पुराना घर जहाँ हमारा सागर में है उसके सामने मिलिट्री एरिया ही था, उनको देखता था, मिलिट्री बस से स्कूल जाना, वो सारी चीज़ें दिखती थी। वो वर्दी मुझे बड़ा अपने आप तक आकर्षित करती थी, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मिलिट्री में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे। लेकिन 12th के बाद थोड़ा सीन चेंज हुआ और इस तरफ मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि 2002 के लगभग 12th कंप्लीट हुई थी। 2003 में इलेक्शन आया था और इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करने लगा, तो फिर थोड़ा ध्यान वहाँ से हुआ। अगर कोशिश करता तो निश्चित रूप से फौज में भर्ती हो सकता था, लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। ये नियति तय करती है कि आपके भाग्य में क्या है और आपको क्या मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। जी जी बिल्कुल। आप अपना पुरुषार्थ करते जाइए, आप अपना कर्म करते जाइए, ये ईश्वर तय कर रहा है कि आपकी उपयोगिता इस संसार में क्यों है, उसने क्यों भेजा। देखते हैं आगे। पर्सनल लाइफ नॉर्मल एक आम आदमी की जैसी होती वैसी है। कई लोग ये सोचते हैं कि मंत्री के बेटे हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, धनाढ्य परिवार के लोग हैं, तो उनका जीवन ऐसा हुआ होगा, वैसा हो। ऐसा कुछ नहीं। शायद धनाढ्य परिवारों में से या मंत्री की फैमिलीज में से या बड़े राजनीतिक घरानों में से मैं एक ऐसा अपवाद निकलूंगा जो एक सामान्य कॉमन मैन की बच्चों की तरह जिंदगी मेरी निकली है। सेम उन्हीं की तरह मेरे एक्सपीरियंस हैं, सेम उन्हीं की तरह मेरा जीवन है, कुछ अलग से नहीं है। क्योंकि मेरे पिता ने कभी हाई सोसाइटी लाइफ ना खुद जी है, ना ही अपने बच्चों को प्रोवाइड करा है। अभी आपके घर में आके वही देखा मैंने, यही चीज आपके बच्चों में भी हुई है। वो भी एक नॉर्मल लाइफ। जमीन से जुड़े रहो, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहो, विचार ऊंचे रखो, जीवन रहन सहन जमीन से जुड़ा होना चाहिए। सही बात है। ये है, बाकी तो फिर लाइफ सारी चीजें सिखा देती है। सही बात है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि आगे के 5 साल का क्या विजन है? मतलब क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा आगे? देखिए, मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि हम क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत हैं। जी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने डेवलपमेंट किया। लोग कहते हैं कि सड़क बनाने से क्या होता है, ये विरोधियों की बात है। जी। लेकिन जब तक सड़क नहीं होगी, अच्छी सड़क नहीं होगी, चौड़ी सड़क नहीं होगी, बड़ी सड़क नहीं होगी, आप औद्योगिकरण कैसे कर सकते? बिल्कुल सही बात है। कोई भी उद्योग आपके क्षेत्र में आएगा तो सबसे पहले तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। जी। अगर आपके यहाँ सड़कें नहीं होंगी तो वो उद्योग कैसे सरवाइव करेगा? आज जहाँ भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं, उसका नाम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया से दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने के लिए 4 लेन नहीं 6 लेन डेवलप वो कर रहे हैं। जी। क्यों? ताकि औद्योगिकरण में सहायक चीज़ों का, रॉ मटेरियल्स का, कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स का जो मूवमेंट है मार्केट के लिए, वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए। बिल्कुल। समय की बचत हो, फ्यूल की बचत हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यकता है। बिल्कुल। वर्तमान में अभी तक हमने हमारी जो सिंगल, मतलब जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनाई, जहाँ सिंगल लेन की आवश्यकता थी वहाँ सिंगल लेन की, सिंगल लेन के बाद हमें डबल लेन की आवश्यकता लगी, हमने डबल लेन बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे रहली विधानसभा में जिला मुख्यालय राजधानी मुख्यालय से जोड़ने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान तक हमने डेवलप कर दिया। जी। बिजली की उपलब्धता करा दी, ज़मीन की उपलब्धता करा दी। अब हमारा जो प्रयास है वो औद्योगिकरण को लेकर है जी। कि हम अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ का माहौल कैसे डेवलप करें। गवर्नमेंट के इन्वेस्टर समिट्स करती है, बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े कारोबारी आते हैं, व्यवसायी आते हैं, वो आपके यहाँ
आकर्षित कैसे हों इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रॉ मटेरियल वगैरह नहीं है। कई रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो पर्टिकुलरली वहीं पर जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम माहौल ऐसा दें कि यहाँ पर आकर व्यवसायी लोग अपने उद्योग स्थापित भी कर सकें, और साथ ही साथ जो नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, हम उनके लिए भी अब एक शुरू से मन में एक सोच है, हम उनके लिए सबसे पहले तो फंड, जी, क्योंकि जो स्टार्टअप सेक्टर है उसमें सबसे इनिशियली जो चीज़ चाहिए पड़ती है वो फंड है। आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन नया आइडिया हमेशा रिस्क के दायरे में रहता है। जी, जब वो आइडिया हिट हो जाता है तो उसमें लाखों लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता। क्योंकि आदमी बोला यार ये तो फालतू की बात है। कई अपने पास ऐसे स्टार्टअप है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये आप खुद भी देखो, अमेजोन हो गया, बिल्कुल, ये स्टार्टअप ही तो रहे। उस समय में कौन पैसा लगाता था? लेकिन आज खुद इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं कि इनसे लोग लोन लेने आ रहे हैं। सही बात। तो हम शुरुआत यही कर रहे हैं कि किसी का आइडिया अगर अच्छा है तो उसको हम लोन अवेलेबल करा सकें गवर्नमेंट के माध्यम से, बैंक्स के माध्यम से। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि हम कुछ व्यापारियों से बात करेंगे जो उनके में स्टेक ले सकें। वो शार्क टैंक करके जो आता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आपको अपना दिमाग भी खुला रखना पड़ता है, तो कई चीज़ें मैंने सीखी कि व्यापारी जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास कुछ अपन को ये मिल नहीं पा रहा कि भाई वो कहाँ पैसा लगाए, तो अगर अपन उनको एक गारंटी देते हैं तो निश्चित रूप से वो भी पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे। जी, तो हम आने वाले समय में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो हमारा फ्यूचर के लिए औद्योगिकरण पर फोकस होना, ये हमारा प्लान है। और जो हमारी बनी बनाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उनमें अगर कुछ और बेहतर होने की गुंजाइश रहे तो हम वो बेहतर कर सकें। ये हमारे फ्यूचर के प्लान है, जिसमें रोजगार प्रमुख रूप से है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार बेहतर तरीके से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करा सकें। इसके लिए प्रयास रहेगा पूरा, और इसके लिए हम औद्योगिकरण को उठाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए सहूलियतें, उनके लिए एनवायरनमेंट, उनके लिए फंड्स, ये सब प्रोवाइड कराने का हमारा पूरा एक प्लान तैयार है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हम इन 5 सालों में रहली विधानसभा क्षेत्र को औद्योगिकरण की ओर लेकर जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। और हम जब आपके यहाँ के लोगों से मिले तो हमें हर समाज के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग देखने मिले, और सब में एक समानता देखने मिली। तो ये मतलब ऐसा है ही कि आपने कुछ ऐसा सोचा था, आपके विजन था कि आपको अपने इसमें विधानसभा में ऐसा कुछ करना है? नहीं, विजन नहीं, ये स्वभाव होता है, नीयत होती, नीति होती है, और नीयत और स्वभाव से ही नीति बनती है, पॉलिसी बनती है। जी, एक हमारे उसमें मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, मतलब मुँह जो होता है वो सारी चीज़ें लेता है, उसमें भेदभाव नहीं करता। तो जो मुखिया है वो मुख सा चाहिए पड़ता है, जो भेदभाव ना करे। ये स्वभाव मेरे पिताजी का है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन जो वर्ण व्यवस्थाएं शुरू में चलती रही, उन सारी चीज़ों का मेरे पिताजी बड़े घोर विरोधी रहे। हमारे यहाँ आपको अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, ओबीसी के, सामान्य वर्ग के सभी लोग मिलेंगे जो मेरे घर में काम करते हैं, मेरे स्टाफ में काम करते हैं, और बाकायदा उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। मेरे पूरे परिवार में जी, कोई रोक टोक नहीं। जैसे लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सूरज अहरवाल, तो कई परिवारों में तो ऐसा होता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का प्रवेश निषेध होता है, लेकिन मेरे परिवार में शुरू से ये है कि मैं आपको मिलवाऊंगा। यहाँ हमारा पूजा कक्ष है, किचन है, ये पूरा घर है, जहाँ वो सभी जगह काम भी करते हैं, खाना भी परोसते हैं, जो जैसा हो। तो हमारे यहाँ शुरू से ये कोई भेदभाव शुरू से रहा नहीं। उसी कारण से हमारे यहाँ रहली विधानसभा में निवास करने वाली सारी जाति, सारे धर्मों को कभी भेदभाव की दृष्टि से मैंने नहीं देखा। वो मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी।
हमारे यहाँ दंगे नहीं होते, हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जनता में भी ये भाव नहीं है। वो भाव इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, उसके मन में ये भाव नहीं है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाएगी, जैसा राजा होगा वैसा राज्य बन जाएगा। जी। तो राजा ने कभी भेदभाव नहीं किया, राजा ने कभी आपस में लोगों को नहीं लड़वाया, राजा ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। तो सेम वही मेंटेलिटी हमारे यहाँ की प्रजा की। इसीलिए हमारे यहाँ ये सारे जातिगत और धार्मिक भेदभाव होते नहीं है, क्योंकि भैया गोपाल भार्गव ने, हम लोगों ने कभी स्वयं के घर में ये चीज़ें नहीं की। कई लोग ऐसे हैं जो मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनके घर में जाओ तब आपको असली चीज़ देखने को मिलेगी। सही बात है। उनके घर में फिर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कई चीज़ की बात देते हैं, अरे तुमने इसको टच कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, आप ये नहीं टच। ये सारी चीज़ें मेरे परिवार में नहीं है, शुरू से नहीं है। जब से मैंने वो संभाला है, देखा है, कई वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग समान रूप से मेरे घर में भी आते जाते हैं या काम भी करते हैं स्टाफ में। और यही स्वभाव धीरे धीरे पिताजी के कारण मेरे परिवार का, मेरा और पूरे क्षेत्र का हो गया। हमारे यहाँ परमात्मा की कृपा ऐसी है कि सभी जाति वर्ग के लोग समान रूप से रहते हैं। जी जी। जैसे अभी आपने अटल सेतु के बारे में बताया, तो इसके अलावा आपने और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया है? देखिए, डेवलपमेंट के मामले में रहली विधानसभा, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करूँगा जी, रहली विधानसभा मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में एक रोल मॉडल के रूप में है। बिल्कुल। महानगरों में जो सुविधाएं, महानगरों में जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो हम तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पे लोगों के लिए उपलब्ध करा के रखें। जी। अटल सेतु तो एक बहुत छोटी बात हो गई। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो एक नहीं, दो दो तीन तीन जगह से, दो दो तीन तीन दिशाओं से रोड से ना जुड़ा। बिल्कुल। और ये रोडें ऐसी नहीं है कि खराब मौसम में बंद हो जाए। हर गांव का आदमी 12 महीने 24 घंटे बारिश में, ठंड में, गर्मी में, दिन में, रात में तहसील मुख्यालय आ सकता है, जिला मुख्यालय जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को वापस आकर जाने की जरूरत नहीं। मतलब हमारे यहाँ रोडों का जाल ऐसा है कि जैसे गड़ाकूटा में खड़ा होकर कोई व्यक्ति दमोह जाना चाहे तो वो दमोह चला जाएगा, गड़ाकूटा में खड़ा होकर कोई व्यक्ति सागर जाना चाहे तो सागर चला जाएगा, पथरिया जाना तो पथरिया चला जाएगा, रैली जाना तो रैली चला जाएगा। ये तहसील मुख्यालय की बात नहीं कर रहा। आप किसी गांव में भी, किसी भी दिशा के शहर में जाना चाहो तो आपके लिए वहाँ के लिए बाकायदा रोड है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको गड़ाकूटा आना पड़ेगा फिर आपके लिए दूसरी रोड मिलेगी, नहीं। आपके लिए बाकायदा कनेक्टिविटी जिला मुख्यालयों से, ब्लॉक मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से हर गांव की बनी हुई है। वर्तमान में जहाँ कहीं ऐसे छोटे पुल पुलिया थी जो बारिश में डूब जाते थे लोगों के लिए, वहाँ भी हमने बड़े पुल, हाई फ्लड लेवल वाले पुल बनाने का काम शुरू किया। वो भी लगभग कंप्लीट होते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूर्व में ही हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायतों के भवन, सामुदायिक भवन ये वहाँ पर बने हुए हैं। बच्चों के बेहतर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम लोगों ने 18 से ज़्यादा स्टेडियमों का निर्माण किया है। कुछ हमारे स्टेडियम अब हम और डेवलप कर रहे हैं। उन स्टेडियम्स में हम अब बच्चों के लिए नाइट गेम्स की भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लड लाइट लग के रात में भी बढ़िया इंटरनेशनल स्टेडियम टाइप के, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम करने में लगे हुए हैं। हमने अपने तीनों शहरों को हाई सिक्योरिटी कैमरा से लैस कर दिया है। और केवल हाई सिक्योरिटी कैमराज नहीं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। चेहरा डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर हमने लगाए हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट डिटेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर हमने लगाए हैं, और सारे चौराहों पर वो सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल की। और वहीं के बैठे बैठे, वहीं से बैठे बैठे एक ही कंट्रोल रूम से पब्लिक अनाउंसमेंट भी उन पोल्स पर होगा। हाँ, ये वाला सिस्टम भी हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप पूरे शहर में कोई अनाउंसमेंट करना चाहो तो अब आपको गाड़ी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले गाड़ी घुमा करती थी अनाउंस करते, अब नहीं। उस पोल के माध्यम से उस पर स्पीकर लगा है, वहाँ से बैठे बैठे आप कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हो। अगर कोई गाड़ी किसी भी चौराहे पर खड़ी हो गई है, ट्रैफिक बाधित हो रहा है, तो आप वहाँ से अनाउंसमेंट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें दिखती हैं। काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की। इंडोर स्टेडियम्स हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े इंडोर स्टेडियम हैं दोनों जगह, रहली में, गड़ाकोटा में। आउटडोर स्टेडियम्स में आपको बता ही चुका हूँ। ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम हैं,
स्कूल्स हैं, CM राइज 1 नहीं 2, जबकि हर विधानसभा में 1 मिला, हमारे यहाँ 2। कॉलेजेस की बिल्डिंग्स हैं, हमारे यहाँ 4 महाविद्यालय हो गए। पहले 2 महाविद्यालय थे, फिर 3 हुए, फिर 4 महाविद्यालय हो गए। ITI है हमारे यहाँ। और शादी घर जो लोगों के लिए लाखों रुपए खर्च करके शादी घर शादियों के लिए मिलते थे, उनसे महानगरों की तर्ज पर बड़े बड़े शादी घरों की तरह हमारे यहाँ भी शादी घर बने हैं, लेकिन बड़े न्यूनतम 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपये के किराए पे हम शादी घर लोगों को गांव में उपलब्ध करा देते। हर 10-15 गांव के बीच में एक बड़ा शादी घर हमने बनाया है। कई ऐसे काम हैं हमारे यहाँ। कृषि शुष्क उद्यान की केंद्र है, कॉलेज है, और एक उद्यान की कॉलेज हमारा रहली में आ रहा है 150 करोड़ रुपए की लागत से। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसे कैंसिल कर दिया गया था। जब हमारी फिर गवर्नमेंट आई तो हम फिर उसको लेकर आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के मामले में जो आपको अन्य जगह पर नहीं मिलेगी, वो हमारे यहाँ है। मैं गिनाने में भूल सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और सौंदर्यीकरण के लिए आपने देखा होगा, हमने अपने नगरों को और सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए हैं, और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने अपने पार्क्स डेवलप किए हैं। हमने सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि हमारी रहली विधानसभा में मंदिरों का जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया। 1200 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार भैया गोपाल भार्गव ने कराया होगा। और हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक महत्व की, पुरातात्विक महत्व की और साथ में धार्मिक महत्व की हमारे पुराने मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में सारी चीज़ों की व्यवस्था, मंदिरों के नवनिर्माण से लेकर वहाँ पर पूजन सामग्री की दुकानों से लेकर CC रोड, वहाँ पर आवागमन सुगम हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। रानगिर जो हमारा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, बूढ़ी रानगिर के बीच में नदी थी, देहार नदी, उस पर अभी तक का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है। वो भी बहुत झूला पुल जिसको अपन कहते हैं, जो अपने यहाँ वो वहाँ पर बनेगा। टिकिटोरिया हमारा एक बड़ा ही धार्मिक स्थान है, वहाँ पर बुंदेलखंड का पहला रोपवे बनने जा रहा है, वो भी हम वहाँ पर बनवा रहे हैं। उसका भी भूमि पूजन हुआ और भारत सरकार की मॉनिटरिंग में वो बनने जा रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको संपूर्ण बुंदेलखंड में नहीं मिलेंगी, और वो हमारे रहली विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगी। बताने में मैं बहुत सारी चीज़ें चूका हूँगा, क्योंकि एक एक चीज़ को गिनाना शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हम एक एक विकास कार्य को गिनाने लगे तो हमें दिन कम पड़ जाएगा और हम अपने विकास कार्यों को गिना नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, पानी की व्यवस्था हो, आज हमारे यहाँ 100 गाँव की पेयजल व्यवस्थाएं जो योजना है वो चालू है। आने वाले आप 4-6 महीने में देखोगे हर घर टोटी से नल से जल हम उपलब्ध करा रहे। जैसा पहले शहरों में होता था कि आपके यहाँ नल आते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी, देहातों में, गाँव में भी उसी प्रकार के, उसी पैटर्न पर हर घर हम लोग पानी पहुंचाने की व्यवस्था बना रहे हैं। हमने शहरों में फिल्टर प्लांट्स बढ़ाए हैं अपने, जो ताकि लोगों के लिए नदियों से जो हम ट्रीटेड वाटर लाते हैं वो और अच्छा पानी हम लोगों को पिला सकें। बहुत सारे खेल मैदान हम लोगों ने बनाए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो बहुत सारे हाई स्कूल, मैं आपको अगर हाई स्कूल की मात्रा बताने जाऊँ तो मैं खुद भूल गया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में अगर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सबसे ज़्यादा होंगे तो हमारी रहली विधानसभा में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए हमने बहुत काम किया, हायर एजुकेशन के लिए हमने बहुत काम किया। कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो जिला मुख्यालय में हो और वो हमारे यहाँ। जो भी चीज़ हम बाहर देखते हैं उसको हम अपने यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग माननीय मंत्री जी का होता है। जैसे भी बने, लड़कर झगड़कर, खुद की सरकार में भी लड़कर हम लोग वो सारी चीज़ें अपने यहाँ लाने का प्रयास करते हैं, और ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, लगातार जारी हैं। जितना भी बेहतर से बेहतर विकसित क्षेत्र हम अपने रहली विधानसभा को बना पाएँ, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास जारी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इतना समय दिया, यार बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और होप कि आगे भी आपके साथ कभी बिल्कुल अभी अपनी पर्सनल लाइफ वाली डिस्कशन बाकी है, उसमें आगे कभी बैठ कर बात करेंगे। जी, थैंक यू।